हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के 500 से अधिक क्वेश्चन, 527 क्वेश्चन है टोटल, जो कि हम लोग आज करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने 500 से अधिक क्वेश्चंस कराए थे, तो 1000 से अधिक क्वेश्चंस आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोनों पार्ट मिला करके। अगर पहला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से पिछला पार्ट आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के भी 1000 से अधिक क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे रिवीजन के लिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट वीडियोस होंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें टॉपिक वाइज मैंने लिया है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है विश्व के प्रमुख नदी बांध। तो पहला क्वेश्चन है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बात करते हैं आसवान बांध की, तो ये है नील नदी पर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अकोसोम्बो बांध किस नदी पर स्थित है। तो अकोसोम्बो बांध ये है किस नदी पर, तो ये वोल्टा नदी पर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला है, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो करीबा बांध ये है जैम्बेजी नदी पर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला है, कैजी बांध किस नदी पर है। तो कैजी बांध ये है नाइजर नदी पर। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर स्थित है। तो ग्रैंड कुली डैम ये है कोलंबिया नदी पर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, हूवर डैम किस नदी पर है। तो हूवर डैम की बात करते हैं तो ये है कोलोरेडो नदी पर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध जो कि नील नदी पर है, उसका क्या नाम है। तो अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है आसवान बांध, और ये किस नदी पर है, नील नदी पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आसवान। फिर अगला है, थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर है। तो थ्री गार्जेस डैम ये जो है किस नदी पर है, तो ये है यांगटी सिकियांग नदी पर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यांगटी सिकियांग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध है रोगवंशकी। रोगवंशकी ये जो है तजाकिस्तान में है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अब अगला टॉपिक है अपना, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उनसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर स्थित है। तो ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर स्थित है खार्तूम शहर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खार्तूम। फिर अगला है, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर है। तो मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर है सेंट लुइस। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर है। तो दजला और फरात नदियों के संगम पर है बगदाद। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, लंदन किस नदी के किनारे है। तो लंदन है आपका टेम्स नदी के किनारे, बी ऑप्शन, टेम्स नदी। फिर है, पेरिस किस नदी के तट पर है। तो पेरिस शहर ये है सी नदी के किनारे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे है। तो बुडापेस्ट की बात करते हैं, बुडापेस्ट है डेन्यूब नदी के किनारे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे बसा है। तो रोम ये बसा है टाइबर नदी के किनारे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है। तो बोर्डो बंदरगाह जो कि फ्रांस में है, और ये किस नदी के तट पर है, तो ये गैरून नदी के तट पर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो हैम्बर्ग ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे शहर के नाम दिए गए हैं और नदियों के नाम। तो बर्लिन की बात करते हैं, बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, और रंगून ये इरावदी नदी के किनारे हैं। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। फिर रोम जो है, रोम टाइबर नदी के किनारे है, ना कि टिग्रिस के। तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अगला है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वियना की बात करते हैं, तो ये जो है डेन्यूब नदी के किनारे है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो न्यूयॉर्क जो है ये किस नदी के किनारे है, तो ये है हडसन नदी के किनारे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर दोस्तों अगला टॉपिक है अपना विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो विश्व की प्रमुख नदियाँ, पहला क्वेश्चन है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन। फिर अगला क्वेश्चन है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, ये गिरती है कैस्पियन सागर में। फिर अगला है यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो कोयला नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइन नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, बी ऑप्शन। फिर अगला है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, जिसको जायरे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है। तो हुआंगो नदी, जो कि चीन में है और इसको चीन का शोक भी कहते हैं। तो ये जो है विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है। फिर है किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो भूमध्य रेखा के समीप से उद्गम होता है नील नदी का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा यह है राइन नदी। फिर अगला है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो महाबली गंगा यह है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फिर अगला बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो तेल नदी के नाम से नाइजर नदी को जानते हैं। फिर अगला है रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। फिर अगला है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है। तो मेकांग जो नदी है ये चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है और लाओस में बहती है। कहाँ नहीं बहती है, मलेशिया में नहीं बहती। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सीन नदी कहाँ बहती है। तो सीन नदी ये जो है फ्रांस में बहती है और पेरिस जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। फिर है मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो मरे डार्लिंग नदी ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में, डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहाँ गिरती है। तो नील नदी कहाँ पे गिरती है, तो ये जो है गिरती है भूमध्य सागर में। फिर अगला है नदी जो समुद्र से मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोलोरेडो नदी। ये जो है समुद्र से मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। फिर अगला है जॉर्डन नदी कहाँ पे गिरती है। तो जॉर्डन नदी ये गिरती है मृत सागर में। फिर अगला है वांगो नदी कहाँ गिरती है। तो वांगो नदी ये पीले सागर में गिरती है, ऑप्शन सी पीला सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है डेन्यूब नदी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओब नदी कहाँ गिरती है। तो ओब नदी गिरती है आर्कटिक सागर में। अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक कहते हैं किसको, वांगो नदी को। फिर अगला है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो कैस्पियन सागर में गिरती है दजला नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे बड़ी नदियां हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नंबर 1 पे है नील नदी, फिर उसके बाद अमेजोन नदी, फिर मिसौरी मिसिसिपी नदी। ये जो है 3 नदियां हैं जो कि विश्व में सबसे बड़ी हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां ये कहाँ बहती हैं, तो ये बहती हैं एक इराक में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इराक। फिर नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वो कौन सा देश है जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ये चीन से गुजरती है, बांग्लादेश से और भारत में बहती है और ये म्यांमार से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। अब अगला टॉपिक है ज्वार भाटा। पहला क्वेश्चन है प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत ये जो है किससे संबंधित है, तो ये ज्वार भाटा से संबंधित है।
फिर अगला क्वेश्चन है, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया गया था विलियम वेवेल के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार-भाटा आता है? तो ज्वार-भाटा जो है ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके कारण आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। फिर अगला है, दैनिक ज्वार-भाटा के मध्य समयांतर होता है। तो जो दैनिक ज्वार-भाटा है ये हर 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटे 52 मिनट। फिर अगला है, अर्ध दैनिक ज्वार-भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? तो अर्ध दैनिक ज्वार-भाटा ये जो है 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था में होते हैं तो इस अवस्था में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? तो सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी के निकटतम होते हैं और सीधी अवस्था में होते हैं तो इस अवस्था में जो ज्वार आता है उसको क्या कहते हैं? वृहद ज्वार। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। फिर अगला है, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति में निम्न में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार-भाटा की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा करीब है, सूर्य काफ़ी दूर होता है, तो इस वजह से चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है, विश्व के स्थलरुद्ध देश। तो विश्व के जो लैंडलॉक कंट्रीज है उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन हैं। पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसमें से स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो जैरे, कीनिया और तंजानिया। ये स्थलरुद्ध देश नहीं है, युगांडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसमें से बताना है कौन सा स्थलरुद्ध है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलीविया। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाओस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं पराग्वे और बोलीविया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराग्वे और बोलीविया। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में हैं? तो सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्रीज कहाँ पे हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा एक लैंडलॉक कंट्री है। अंगोला, गैबोन, तंजानिया और जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे जो है जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो अफगानिस्तान और नेपाल और स्विट्जरलैंड, ये जो है स्थलरुद्ध देश है। म्यांमार जो है नहीं है, समुद्र से इसकी बाउंड्री लगती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कनाडा के मध्य अक्षांशीय मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय मैदान कहलाते हैं प्रेयरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल का भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो डाउन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों के क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो इनको पंपास के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो वेल्ड के नाम से जानते हैं। फिर अगला है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो प्रेयरी के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन। फिर अगला है, सवाना घास भूमियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो सवाना घास के मैदान ये पाए जाते हैं उत्तरी मध्य अफ्रीका में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी मध्य अफ्रीका। फिर दोस्तों अगला है, पैडंग क्या है? तो पैडंग ये क्या है? तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना जो कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। फिर अगला है,
वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? तो लानोस के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन। फिर अगला है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं? तो जो अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कैंपोस के नाम से जाने जाते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? लानोस, वेल्ड, प्रेरी और स्टेपी। तो इसमें से उष्णकटिबंधीय घास भूमि है लानोस, बाकी सभी शीतोष्णकटिबंधीय हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो सवाना, कैंपोस और लानोस ये उष्णकटिबंधीय है, वेल्ड जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। फिर अगला है, पंपास और स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो पंपास और स्टेपी ये जो है मध्य अक्षांशीय घास भूमि है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य अक्षांशीय घास भूमि। फिर अगला है, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो विश्व के लगभग 1/5 भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/5। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, पहला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति पाई जाती है जापान में, बी ऑप्शन। फिर अगला है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो लाई जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? तो ये म्यांमार में रहती हैं। फिर अगला है, ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ब्रिटन ये जनजाति पाई जाती है फ्रांस में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। फिर अगला है, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जनजाति ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। फिर है, सेमांग जनजाति का निवास कहाँ पे है? तो सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सेमांग जो है ये मलेशिया की जनजाति है। फिर अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एटा जनजाति जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फिलीपींस में। फिर अगला है, अफरीदीस जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अफरीदीस जनजाति ये पाई जाती है पाकिस्तान में। फिर नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरजिन्स कहते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबोरजिन्स। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? तो नाइजीरिया के मूल निवासी हैं हौसा। फिर अगला है, कौन सी जनजाति नील नदी के घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो नील नदी के घाटी क्षेत्र में निवास करती है फेल्लाह जनजाति, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो एस्किमो जो जनजाति है ये है कनाडा की। फिर अगला है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अर्धगोलाकार घरों को क्या कहते हैं? तो एस्किमो जनजाति के लोग टुंड्रा क्षेत्र में रहते हैं जो कि बर्फ के टुकड़ों से एक अर्धगोलाकार घर बनाते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं इग्लू, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इग्लू। फिर अगला है, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? तो एस्किमो लोगों का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है उसको ट्यूपिक के नाम से जानते हैं। फिर है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो हार्पून का प्रयोग किया जाता है एस्किमो जनजाति द्वारा। फिर है, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है आखेट यानी कि शिकार एवं मत्स्यन यानी कि मछली पकड़ना, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आखेट व मत्स्यन। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो वृक्षों पर निवास करती है पिग्मी जनजाति, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है विषुवत रेखीय वनों में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखीय वन। फिर है, श्रीलंका में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी जनजाति के लोगों को कहते हैं वेद्दा। फिर अगला है, न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी कहलाते हैं पापुआ। फिर अगला है, बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? तो बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी कहलाते हैं पूनन। फिर अगला है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी के रूप में आते हैं? तो सर्वभक्षी कौन होते हैं किस जनजाति के लोग? तो ये जो है बुशमैन इसका राइट आंसर देगा, बुशमैन जनजाति के लोग क्या होते हैं? सर्वभक्षी, सब कुछ खा लेते हैं। फिर है, खिरगीज एक घुमक्कड़ी जनजाति है, तो खिरगीज जो कि घुमक्कड़ी जनजाति है ये कहाँ की है? तो ये है मध्य एशिया की, ए ऑप्शन। फिर है, किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है?
तो सेमांग, सकाई और पिग्मी ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि किर्गिज का संबंध जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है। फिर अगला है लैब्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लैब्स जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का काम करती है? तो इसमें से कौन सी जनजाति है जो कि पशुचारण का काम करती है? तो मसाई जनजाति, ये जो है पशु चराने का काम करती है। फिर है म्यांमार की चिन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो लाई, जो कि म्यांमार की चिन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है। फिर अगला है विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो जनजातियां जो है सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। फिर अगला है दक्षिण अफ्रीका के डच मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो डच मूल के निवासी हैं और दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको बोवर्स के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है युर्त किस जनजाति का घर है? तो युर्त जो कि निवास स्थान है और किस जनजाति का निवास स्थान है? तो किर्गिज लोगों के द्वारा बनाए गए निवास स्थान को क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है प्रमुख देशों एवं नगरों के प्राचीन नाम। पहला है किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो निप्पन के नाम से पहले जानते थे जापान को, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज के नाम से जानते थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो श्याम जो है थाईलैंड को कहते थे। फिर अगला है कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? तो न्यू ग्रेनेडा के नाम से जानते थे कोलंबिया को। फिर अगला है प्राचीन भारतीय म्यांमार को किस नाम से जानते थे? तो प्राचीन भारतीय जो है म्यांमार को किस नाम से जानते थे? म्यांमार को सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे प्राचीन भारतीय। फिर अगला है अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो घाना जो कि अफ्रीका का देश है और इसका प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी देश इथियोपिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इथियोपिया का प्राचीन नाम है अबिसिनिया। फिर अगला है जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है दक्षिण रोडेशिया। दक्षिण रोडेशिया ये जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है। और जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो जाम्बिया का है उत्तरी रोडेशिया। फिर अगला है किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? तो फार्मोसा ये किसका प्राचीन नाम है? तो ये है ताइवान का। फिर है सूरी नाम का प्राचीन नाम क्या है? तो सूरी नाम का प्राचीन नाम है डच गुयाना। फिर अगला है जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। फिर अगला है इराक का प्राचीन नाम क्या है? तो इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। फिर अगला है मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलाया। फिर अगला क्वेश्चन है श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? तो सीलोन के नाम से जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बोत्सवाना का प्राचीन नाम है बेचवाना लैंड। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या है? तो कंबोडिया को कंप्यूचिया के नाम से जानते थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। फिर अगला क्वेश्चन है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो हरारे का प्राचीन नाम है सैलिसबरी। फिर अगला क्वेश्चन है जायरे की राजधानी किंशासा का प्राचीन नाम क्या है? तो किंशासा जो कि जायरे की राजधानी है और इसका प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन बी, लियोपोल्ड विले। फिर अगला है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो ओस्लो का प्राचीन नाम है क्रिस्टीना। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंकारा का प्राचीन नाम है अंगोरा। फिर अगला चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पीकिंग। फिर दोस्तों अगला टॉपिक आ जाता है विश्व के प्रमुख उद्योग धंधे। तो पहला है उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो उद्योग धंधे ये जो है द्वितीयक आर्थिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे मालों का उत्पादन करता है क्या कहलाता है? तो ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं उनको कहते हैं मूलभूत उद्योग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है वह उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं?
तो जो स्थानीय कच्चे मालों का प्रयोग करते हैं वह उद्योग कहलाते हैं कुटीर उद्योग। फिर अगला है आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइसोडोपेन ये शब्द किस संबंध में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिक स्थानीयकरण में। फिर अगला है वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार पर किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे उद्योगों को जिनके लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता कच्चा माल या परिवहन या बाजार की सुविधा के आधार पर नहीं होती है, ये उद्योग कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं, इनको कहते हैं फूट लूज उद्योग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? तो जापान का लौह इस्पात उद्योग, इसको जो है अपने इस उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो पूरी तरह से आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। फिर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है पिट्सबर्ग क्षेत्र। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग क्षेत्र। फिर है निम्न में से किस देश में लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयले पर आधारित है? तो लौह इस्पात उद्योग जिसके लिए कोयला जो है आयात करना पड़ता है, तो ये कौन सा देश है? तो सी इसका फ्रांस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है न्यू कैसल। फिर अगला है फ्रांस का लॉरेन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो लॉरेन ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है बोकारो, भिलाई, चेलियाबिंसक किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बोकारो, भिलाई और चेलियाबिंसक ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो कागज सबसे पहले बनाया गया था चीन के द्वारा, बी ऑप्शन। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? तो इसमें से सबसे प्रमुख कागज उत्पादक देश है कनाडा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो जूट के उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत का प्रथम स्थान है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विश्व का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कॉटलैंड के डुंडी में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है चाइना का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा और संगठित उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। फिर है विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश प्रथम स्थान रखता है? तो जहाज निर्माण जो शिप होती है तो उसके निर्माण की दृष्टि से प्रथम स्थान है दक्षिण कोरिया का, बी ऑप्शन। फिर अगला है जर्मनी स्थित कील नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कील जो नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है। तो वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग में सबसे अग्रणी देश है जापान। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल शोधन उद्योग में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो तेल शोधन उद्योग में अग्रणी देश है यूएसए। फिर अगला है पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है अबादान, जो कि कहाँ पे है? ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है नाइट्रोजनी उर्वरकों का यूएसए। फिर अगला है सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो चूना पत्थर और जिप्सम और कोयला, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था?
तो ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो है मलमल के लिए प्रसिद्ध था। फिर अगला है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। फिर है, फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिलाडेल्फिया ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है इंजन बनाने के लिए प्रसिद्ध है, इंजन उद्योग के लिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो एंटवर्प जो कि हीरे का एक प्रमुख केंद्र है तराशने के लिए और व्यापार के लिए, तो ये जो है कहाँ पे है? तो ये है बेल्जियम में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम। फिर दोस्तों अगला टॉपिक कहा जाता है विश्व की परिवहन व्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो सबसे अधिक सड़कों का जाल पाया जाता है यूएसए में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान है दूसरे नंबर पर है भारत सड़क प्रणाली में। फिर है, दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे विस्तृत जाल पाया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे विस्तृत जाल है अर्जेंटीना में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, विश्व की सबसे लंबी सड़क है। तो विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैन अमेरिकन मार्ग। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? तो विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन और न्यू कैसल के मध्य में। फिर नेक्स्ट है, एशिया के किस देश में सबसे अधिक रेल मार्ग है? तो सबसे अधिक रेल मार्ग कहाँ पे हैं एशिया में? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में रेलों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए। फिर नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 ईस्वी में। ठीक है, 1825 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली थी स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। फिर अगला है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जाती है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर अगला है, स्वेज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया? तो स्वेज नहर जलमार्ग के बनने के बाद जो है केप समुद्री जलमार्ग का महत्व कम हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केप समुद्री जलमार्ग। फिर अगला है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो इस समय जो है पनामा नहर पर किसका नियंत्रण है? तो पनामा का नियंत्रण है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानवकृत नहर जलमार्ग है? तो इनमें से मानवकृत नहर जलमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। फिर अगला है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का विकास सर्वाधिक हुआ है? तो आंतरिक जलमार्ग का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है कहाँ पे? यूरोप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूएसए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के मुख्य मार्ग सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो जर्मनी के हाईवे मार्ग सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोबान। फिर अगला टॉपिक है, विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है?
तो पूर्व का मोती किसको कहते हैं? तो श्रीलंका को जो है पूर्व का मोती कहते हैं। फिर एक कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो चरागाहों का स्वर्ग कहते हैं न्यूजीलैंड को। फिर है किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है थाईलैंड को। फिर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? तो इरिट्रिया और इथियोपिया और सोमालिया और जिबूती, ये 4 देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। फिर अगला है विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहते हैं? तो दक्षिण कोरिया को कहते हैं विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी। फिर एक किस देश को वनों का देश कहते हैं? तो वनों का देश कौन है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश नहीं शामिल है? तो बेनेलक्स, इसमें बी ई से हो जाता है बेल्जियम, एन ई से हो जाता है नीदरलैंड और एल यू एक्स से हो जाता है लग्जमबर्ग। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। फिर अगला है उगते सूरज का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। फिर है किस देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? तो एंटीलीज का मोती किसको कहते हैं? क्यूबा को। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका कहते हैं फिनलैंड को। फिर एक कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य के देश के उपनाम से जाना जाता है? तो अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं किसको? नॉर्वे को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को डूबते सूरज का देश कहा जाता है? तो डूबते सूरज का देश किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। ए ऑप्शन। फिर है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं आइसलैंड को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है तड़ित झंझाओं के देश के नाम से जाना जाता है? तो तड़ित झंझाओं के देश के नाम से जाना जाता है भूटान। भूटान को तड़ित झंझाओं का देश कहते हैं। फिर अगला है किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं लेबनान को। फिर अगला है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। फिर नेक्स्ट है एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो तुर्की को कहते हैं एशिया का प्रवेश द्वार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको? वेनेजुएला को। फिर है किस देश को सांपों का देश कहते हैं? तो सांपों का देश किसको कहते हैं? ब्राजील को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो लिटिल वेनिस के नाम से किसको जानते हैं? तो वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा किसको कहते हैं? तो बेल्जियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्न में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को। फिर अगला है मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं आयरलैंड को। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे केकों का देश कहा जाता है? तो केकों का देश किसको कहते हैं? तो स्कॉटलैंड जो है ये केकों का देश कहलाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है मैपिल लीफ का देश किसको कहते हैं? तो मैपिल लीफ का देश जो है ये कहा जाता है कनाडा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो विश्व का कहवा पात्र किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील। फिर है येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो येलो पेरिल ये किस देश को कहते हैं? तो ये जो है चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दूसरे न्यू फाउंड लैंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो दूसरे न्यू फाउंड लैंड के नाम से प्रसिद्ध है जापान। फिर अगला है यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इटली को जो है यूरोप का भारत कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इटली।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। फिर नेक्स्ट है, फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? तो फियोर्ड तटों का देश कहते हैं नॉर्वे को। फिर है, चावल का देश किसको कहते हैं? तो चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार किसको कहते हैं? मिस्र को। कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो पवन चक्कियों का देश है नीदरलैंड। फिर अगला है, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है अफगानिस्तान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है? तो प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशों के समूह को बाल्टिक देश कहा जाता है? तो बाल्टिक कंट्रीज में जो है 3 देश हैं, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है लाओस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? तो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है फिलिस्तीन को। अगला क्वेश्चन है, नगरों के उपनाम। तो नगरों के उपनाम से जो है पहला क्वेश्चन है, जापान का डेट्रायट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो किस नगर को जापान का डेट्रायट कहते हैं? तो नगोया को जो है जापान का डेट्रायट कहते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रायट कहा जाता है? तो कनाडा का डेट्रायट है विंडसर। फिर है, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रायट कहा जाता है? तो इटली का डेट्रायट है ट्यूरिन। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूरिन। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रायट कहा जाता है? तो रूस का डेट्रायट किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोर्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो रूस का बर्मिंघम कहा जाता है टूला को। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? तो कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है हैमिल्टन को। फिर अगला है, निम्न में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो इवानोवा, ये जो है रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। फिर है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं और पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। फिर है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पिट्सबर्ग है यावाता। निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? संघाई को कहते हैं। फिर अगला है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी है पेनांग। फिर अगला है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व की कहवा मंडी जो है ये कौन सा नगर जाना जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साओ पालो। फिर अगला है, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व की मक्का मंडी कौन है? तो सेंट लुइस जो है ये शहर विश्व की मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विनीपेग जो है ये विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। फिर है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर? तो ये फिर से का आ गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे विनीपेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्वेकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो क्वेकर सिटी ये किसको कहते हैं? तो फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के उपनाम से जानते हैं। फिर अगला है, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है एवरडीन। फिर है, निम्नलिखित में से किसे भारत की श्रिम्फ राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत की श्रिम्फ राजधानी के नाम से जाना जाता है नेल्लूर को। फिर अगला है, ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है? तो ब्राजील का मैनचेस्टर है साओ पालो। फिर अगला है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है?
तो रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। फिर अगला है, किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? तो यूरोप का वाराणसी किसको कहते हैं? तो लीडेन सिटी को यूरोप का वाराणसी कहते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी किसको कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो एड्रियाटिक की रानी किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वेनिस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? तो आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है क्विटो को। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो शाश्वत नगर कहते हैं रोम को। फिर है, निम्न में से किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? तो निषिद्ध नगर किसको कहते हैं? ल्हासा को कहते हैं। फिर है, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं केंट को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? तो गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका ये कहा जाता है नेटाल प्रांत को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वप्निल मीनारों का शहर कहा जाता है? तो स्वप्निल मीनारों का शहर कहते हैं ऑक्सफोर्ड को। फिर नेक्स्ट है, किसे गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है? तो गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं न्यूयॉर्क को। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है लासा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडी सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो विंडी सिटी किसको कहते हैं? तो शिकागो को जो है विंडी सिटी के उपनाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ रैट्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो सिटी ऑफ रैट्स के उपनाम से जाना जाता है मैक्सिको सिटी को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी किसको कहते हैं? पर्ल सिटी कहते हैं तूतीकोरिन को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है सैंटोस को। फिर अगला है, दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसको कहते हैं? तो ब्यूनस आयर्स ये जो है दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? तो स्पेन की मुंबई किसको कहते हैं? बार्सिलोना को जो है स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है। फिर है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया कहते हैं मध्य प्रदेश को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला कहा जाता है किसको? रांची को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। फिर अगला है, कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो नहरों का शहर कहलाता है वेनिस। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है विश्व के ऊर्जा संसाधन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। फिर अगला है, पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं तलछटीय चट्टानों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है और ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व में खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है? तो मध्य पूर्व में खनिज तेलों में टॉप उत्पादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। फिर अगला है, ओपेक देशों के सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो ओपेक देशों में बात करते हैं तो ओपेक देशों में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। फिर नेक्स्ट है, गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है? तो गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल में उत्पादन में जो है अग्रणी देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। फिर अगला है, खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 में किस देश में खोदा गया था? तो प्रथम कुआं तेल का 1859 में ये खोदा गया था यूएसए में। और भारत में कहाँ पे खोदा गया था? तो भारत में असम में डिगबोई में खोदा गया था। फिर अगला है, म्यांमार का पेगुआमा क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? तो म्यांमार का पेगुआमा क्षेत्र ये विख्यात है खनिज तेल के लिए। फिर है, किरकुक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
तो किरकुक जो है किस खनिज से संबंधित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश है यूएसए। फिर अगला है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश। तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कनाडा में जो अंधी घाटी क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो 1883 में सबसे पहले जल विद्युत की स्थापना की गई थी फ्रांस में। फिर अगला है, संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ? तो संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास कहाँ पे हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में संभावना है जल विद्युत शक्ति की बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है। फिर अगला है, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? जल विद्युत को। फिर अगला है, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कांगो नदी की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो भूतापीय ऊर्जा का सबसे पहले उपयोग किया गया था इटली में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। फिर अगला है, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो अधिकांश कोयला जो विश्व में पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? तो भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो लिग्नाइट कोयले को क्या कहते हैं? भूरा कोयला। फिर अगला है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला जो है ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। फिर है, विश्व में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पे है? यूएसए में, ये ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो रूर जो कि कोयले की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है और ये किस देश में है? तो ये है जर्मनी में। फिर अगला है, कजाकिस्तान स्थित कारागंडा किससे संबंधित है? तो कारागंडा ये कहाँ पे है? ये कजाकिस्तान में है और ये किससे संबंधित है? तो ये कोयले से संबंधित है। फिर अगला है, विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो कोयले की खान बाकी जो कि विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान है ये है जिम्बाब्वे में। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो डोनबास कोयला क्षेत्र ये कहाँ पे है? ये है यूक्रेन में। फिर अगला है, कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो कुजबास कोयला क्षेत्र है रूस में। फिर अगला है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पे होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होता है आइसलैंड में। फिर अगला है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो एशिया की बात करते हैं तो यहाँ का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है असम। ठीक है, असम में डिगबोई। फिर अगला है, ऊर्जा का वो कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो सबसे कम भूमंडलीय तापमान कौन बढ़ाता है? तो भूतापीय ऊर्जा के द्वारा सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ता है। फिर अगला है, इनमें से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा जो है ये स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। फिर अगला है, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो हीरा, कोयला और जिप्सम ये अधात्विक खनिज है। सोना जो है धात्विक खनिज है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट ये लौह धात्विक खनिज है तो ये सही सुमेलित है। टिन ये अलौह धात्विक खनिज है। फिर नाइट्रेट तो ये अधात्विक खनिज है। और गंधक की बात करते हैं तो गंधक ये अधात्विक खनिज है, आणविक खनिज नहीं है। आणविक खनिज जो परमाणु ऊर्जा में इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह, तो ये आणविक खनिज होते हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन लौह खनिज अयस्क नहीं है? तो लौह खनिज का अयस्क इसमें से कौन सा नहीं है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये
लोहे के अयस्क हैं। लिग्नाइट जो है ये कोयले का एक प्रकार है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट। फिर अगला है क्रियाव रॉक। क्रियाव रॉक ये कहाँ पे स्थित है? तो ये क्रियाव रॉक जो है ये है यूक्रेन में। फिर नेक्स्ट है क्रियाव रॉक कौन से खनिज से संबंधित है? तो क्रियाव रॉक ये जो है लौह अयस्क से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क केंद्र कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का लौह अयस्क केंद्र जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यह है पिलबारा। फिर अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्ड्सवर्थी क्यों विख्यात है? तो माउंट गोल्ड्सवर्थी ये विख्यात है लौह अयस्क की खानों के लिए। फिर अगला है एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन होता है एशिया में चीन में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना। फिर अगला है कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? तो लौह अयस्क का आयात कौन करता है? जापान। ठीक है, जापान जो है लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा आयात करता है। फिर अगला है मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो मेसाबी रेंज ये जो है लौह अयस्क से संबंधित है। फिर अगला है विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार पाया जाता है गुयाना में। फिर अगला है बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ये दो देश हैं जहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। फिर अगला है कारपेंटेरिया की खाड़ी के पूर्व में स्थित वाइपा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कारपेंटेरिया की खाड़ी के पूर्व में वाइपा है जो कि प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। फिर अगला है यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो निकोपाल जो कि यूक्रेन में है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के उत्खनन के लिए। फिर अगला है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कांगो। फिर अगला है चिली की प्रसिद्ध खान चुक्कीक माटा से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो चुक्कीक माटा जो कि चिली में है और यहाँ से जो है किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन ए तांबा। फिर है कनाडा स्थित सडबरी से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो सडबरी यहाँ से जो है इनमें से तांबा का उत्खनन किया जाता है। फिर अगला है विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो तांबे का जो अग्रणी उत्पादक है वो है चिली। फिर अगला है विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश इनमें से है चीन। फिर अगला है जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो होम स्टेक जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये किस राज्य में है? तो ये दक्षिणी डकोटा में है। फिर अगला है ऑस्ट्रेलिया का कुलगार्डी तथा कालगुल्ली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगार्डी और कालगुल्ली ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है और ये सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थित है? तो विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के विटवार्ड्स रेंड पर्वत श्रेणियों में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कनाडा की सडबरी खान से क्या निकाला जाता है? तो कनाडा की सडबरी खान से निकेल भी निकाला जाता है, चांदी और प्लेटिनम भी, तो यहाँ पे इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है म्यांमार की बालडविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो म्यांमार की बालडविन खान ये जो है चांदी के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है मैक्सिको की चिहुआ हुआ खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो चिहुआ हुआ खान जो कि मैक्सिको में है और ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। फिर अगला है हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो हीरे के उत्पादन में जो है अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जायरे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले ये जो है हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा।
फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे घनी पहाड़ी कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे घनी पहाड़ी है बूटे पहाड़ी। फिर अगला है, विश्व में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। तो अभ्रक में जो है महत्वपूर्ण उत्पादन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और यूएसए। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता और सीसा। जस्ता और सीसा ये ज़्यादातर साथ साथ पाए जाते हैं और इसीलिए इनको जुड़वा खनिज कहते हैं। फिर अगला है, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से हुई? तो नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी सबसे पहले चिली के पठार से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा चिली का पठार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोलीविया के पठार पर निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलीविया के पठार पर जो है सबसे ज़्यादा उत्खनन किया जाता है टिन का। फिर अगला है, विश्व में कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश टिन का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा चीन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। फिर अगला है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे, जो कि सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। फिर अगला है, निम्न में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा निकेल का उत्पादन होता है इंडोनेशिया में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा कनाडा। फिर अगला क्वेश्चन है, कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कनाडा का सडबरी क्षेत्र जो है ये निकेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज काला सीसा और प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को जो है काला सीसा और प्लम्बगो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो सिलिकॉन वैली ये है कैलिफोर्निया में। अगला है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र समृद्ध है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का समृद्ध क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। फिर अगला क्वेश्चन है, संसार में जस्ते का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जस्ते का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला है, किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है कनाडा को। फिर अगला है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है? तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है ब्राज़ील का पठार। फिर अगला है, जापान में होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो होन्शु द्वीप ये जो है जापान में है, जो कि लौ एश के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर अगला है, विश्व में एस्बेस्टॉस का सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो एस्बेस्टॉस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कनाडा। फिर दोस्तों अगला टॉपिक आ जाता है विश्व मत्स्यन का। क्वेश्चन है, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो मत्स्यन जो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। फिर अगला है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन जो है इसको किस नाम से जानते हैं? पीसी कल्चर के नाम से। फिर अगला है, प्लैंकटन क्या है? तो प्लैंकटन क्या है? तो प्लैंकटन समुद्री मछलियों का भोजन है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मछलियों का भोजन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। फिर अगला है, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो हेरिंग पॉन्ड जो कि मत्स्य क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर को ही हेरिंग पॉन्ड के नाम से जानते हैं। फिर अगला है, मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीयकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक हैं। तो मछलियों का सबसे ज़्यादा केंद्रीयकरण जो है छिछले तटीय जलों में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है प्लैंकटन अधिक पाया जाता है। प्लैंकटन यानी कि मछलियों का भोजन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्लैंकटन। फिर अगला है, मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में विकसित होने का कारण है? तो उत्तरी गोलार्ध में मत्स्य उद्योग ज़्यादा विकसित है क्योंकि यहाँ पे उथले सागर हैं, स्थल खंडों की अधिकता है और गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है।
तो इस कारण से जो है यहाँ पे मत्स्य उद्योग ज़्यादा विकसित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला है, विश्व का लगभग 1/3 मत्स्य उत्पादन प्राप्त होता है। तो पूरे विश्व का लगभग 1/3 मत्स्य उत्पादन होता है कहाँ से? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर से। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ग्रैंड बैंक ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर अगला है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो डॉगर बैंक ये है उत्तरी सागर में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेसापीक खाड़ी जो कि ओयस्टर पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? तो ओयस्टर पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है चेसापीक खाड़ी, और ये कहाँ पे है? ये है यूएसए के तट के निकट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो स्वच्छ जल की मछली का उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चीन जो है ताजे जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर अगला है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्म तथा ठंडी महासागरीय जलधाराएं जहाँ मिलती हैं। फिर अगला है, ग्रैंड बैंक क्या है? तो ग्रैंड बैंक क्या है? तो ये जो है गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धाराओं का जहाँ पे संगम होता है उसको ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम के तट पर कौन सा मत्स्य क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डॉगर बैंक। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है कृषि के प्रकार। पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? तो स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सबसे पहले हुई थी थाईलैंड से। फिर अगला है, झूम क्या है? झूम क्या है? झूम एक प्रकार की खेती है जो कि उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि का एक प्रकार। फिर अगला क्वेश्चन है, लदान चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो लदान चलवासी कृषि ये जो है मलेशिया से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? तो सामान्य जीवन निर्वहन कृषि ये श्रीलंका में जो है इसको चेन्ना नाम से जानते हैं। फिर अगला है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में जो स्थानांतरित कृषि है इसको तमराई के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो वियतनाम और लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जानते हैं। फिर अगला है, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहते हैं तुंग्या। फिर अगला है, ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? तो ट्रक फार्मिंग किसको कहते हैं? तो बागवानी कृषि को जो है ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। फिर अगला है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है? तो महानगरों के बाहरी भाग में जो फल सब्जी और फूलों की गहन कृषि की जाती है इसको बाजार कृषि के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है अधिक पूंजी अधिक कम श्रम, कम पूंजी अधिक श्रम, अधिक पूंजी अधिक श्रम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी फार्मिंग के लिए अधिक पूंजी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। फिर अगला है, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिलीजुली खेती कहते हैं जब कृषि और पशुपालन एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पशुपालन या कृषि साथ साथ करना। फिर अगला है दोस्तों, बागानी खेती की प्रमुख विशेषता है। तो बागानी खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें जो है एक फसल का उत्पादन किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक फसली उत्पादन। फिर अगला है, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है दक्षिण पूर्वी एशिया में। फिर दोस्तों अगला है, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए। तो सघन खेती के लिए जो क्षेत्र होना चाहिए वो सिंचित खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती यानी कि वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो वेट फार्मिंग के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। तो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। जापान में
सघन खेती सबसे ज़्यादा प्रचलित है। फिर अगला है बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता, तो नारियल, कहवा और रबड़ ये बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। चावल जो है नहीं आता, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चावल। फिर अगला है खाद्य कृषि के अंतर्गत नहीं आता, तो चावल, गेहूं और मक्का ये खाद्य कृषि के अंतर्गत आता है। गन्ना जो है ये खाद्य कृषि के अंतर्गत नहीं आता। फिर अगला है किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की खेती की जाती है। तो जब बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की तरह एक ही फसल की खेती की जाती है तो इसको बागानी कृषि या रोपण कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोपण अथवा बागानी कृषि। फिर अगला है विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है, तो विश्व में सर्वाधिक प्रचलन है स्थानबद्ध कृषि का। फिर अगला है स्थानांतरित कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति कौन सी है, तो स्थानांतरित कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है स्थानबद्ध कृषि। फिर अगला है स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या है, तो स्थानांतरण कृषि या स्थानांतरित कृषि इसको बुश फैलो कृषि भी कहते हैं, और काटना और एवं जलाना तो ये दोनों इसी के ही नाम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। और स्थानांतरित कृषि को झूम खेती भी कहा जाता है। फिर अगला है किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। तो फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है गहन कृषि में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गहन कृषि। फिर अगला क्वेश्चन है विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो विस्तृत आकार वाले खेतों पर जब यांत्रिक विधियों से खेती की जाती है तो इसको कहते हैं विस्तृत कृषि। फिर अगला है निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है, तो ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है, विपणन बागवानी। फिर अगला है रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। फिर अगला है समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है, तो समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को क्या कहते हैं, मेरीकल्चर। फिर अगला है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है, तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को कहते हैं सिल्वीकल्चर। फिर अगला है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, तो फूलों की कृषि जो कि व्यापारिक स्तर पर की जाती है तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फिर अगला है व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन का कार्य क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन का कार्य कहलाता है एपीकल्चर। फिर अगला है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है, तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। फिर अगला है सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है, तो सोपान कृषि की जाती है पहाड़ों के ढलानों पर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, तो झूम कृषि की जाती है उत्तरी पूर्वी भारत में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सघन खेती का संबंध किससे है, तो सघन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाने से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। फिर अगला है विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किया गया था हर्बर्टसन के द्वारा। फिर अगला है सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 12, ऑप्शन डी। फिर अगला है किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है, तो आलस्य का प्रदेश किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश। फिर अगला है विषुवतीय प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो विषुवतीय प्रदेश को क्षीण कारक प्रदेश भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है विषुवतीय प्रदेश। फिर दोस्तों अगला है किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, तो विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है
किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर पाया जाता है विषुवतीय प्रदेश में। अगला है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में जलवायु पाई जाती है विषुवतीय प्रकार की। फिर अगला है, अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो अमेजन बेसिन ये जो है विषुवतीय प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है, किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? तो वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता विषुवतीय प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर अगला है, सेल्वा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सेल्वा वन ये पाए जाते हैं विषुवतीय प्रदेश में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को कांगो बेसिन में क्या कहा जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को कांगो बेसिन में पिग्मी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो रोपण कृषि जो है ये भी कहाँ की जाती है? विषुवतीय प्रदेश में। फिर अगला है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो विकास का प्रदेश किसको कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनी प्रदेश। अगला है, ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है। तो मानसूनी प्रदेश में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, तो ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। फिर अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिनराम में, और ये प्राकृतिक प्रदेश है कहाँ पे? मानसूनी प्रदेश में। फिर अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया के ज़्यादातर प्रदेश जो हैं ये आते हैं मानसूनी प्रदेश में। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता? तो ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और फिलीपींस, यहाँ पे मानसूनी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, मलेशिया में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेशिया। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति स्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है? तो अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण किस जलवायु की उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसूनी जलवायु। फिर अगला है, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। फिर अगला है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है एशिया में। फिर अगला है, सागवान यानी टीक तथा साखू यानी साल किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सागवान और साखू ये जो है पाए जाते हैं मानसूनी प्रदेश में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। फिर अगला है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो शीतकालीन वर्षा कहाँ पे होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। फिर अगला है, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है आर्द्र शीत ऋतु। फिर अगला है, अंगूरों एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। तो अंगूर और रसीले फल और गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को और क्या कहा जाता है? तो इसको उद्यमशील प्रदेश भी कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहते हैं? तो प्रयास का प्रदेश कहते हैं पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। अगला है, भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ियों को मैक्विस के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है सवाना प्रदेश को। फिर अगला है, किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो बड़े शिकारों का प्रदेश किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाना प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार के सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? तो संसार की सबसे अधिक भेड़ें जो है पाई जाती हैं प्रियरी प्रदेश में। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। फिर अगला है,
बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? तो बुशमैन, बद्दू ये जनजातियां पाई जाती हैं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। अगला है मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो मृत घाटी है कैलिफोर्निया में। और अगला है सहारा प्रदेश में धूल दानव क्या है? तो सहारा प्रदेश में धूल दानव क्या है? प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को क्या कहते हैं? धूल दानव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो शंकु या कोणधारी वन पाए जाते हैं टैगा प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो केवल उत्तरी गोलार्ध में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश। फिर अगला है विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में केवल काई या फफूंदी पाई जाती है। फिर अगला है एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? तो एस्किमो जो है ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर अगला है किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता? तो गर्मी की ऋतु में जहाँ पे सूर्य नहीं डूबता है तो वो है टुंड्रा प्रदेश। फिर अगला है किस प्राकृतिक मरुस्थल को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो शीत मरुस्थल कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। फिर अगला है पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो पेंगुइन जो पक्षी हैं ये पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहते हैं? टुंड्रा। फिर दोस्तों अब अगला टॉपिक है विश्व कृषि। तो पहला क्वेश्चन है कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो कृषि भी जो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो इसमें से नकदी फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, धान ये खाद्यान्न फसल है। रबड़ जो है क्या है? नकदी फसल। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रबड़। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, मक्का और कपास तीनों जो है खरीफ की फसल है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि रबी फसलों की है। हूटर बजते ही नाई जोश में आलू लाया। तो यहाँ पे हूटर में हू से गेहूं हो जाता है, टर से मटर हो जाता है और फिर जो है नाई में ना से चना और ई से हो जाता है राई। जोश तो जो से जौ और सा से सरसों और आलू। तो गेहूं, मटर और चना और राई और जौ और सरसों, आलू ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। और इसके अलावा जो है वो क्या है? वो खरीफ की फसलें हैं। फिर है सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था डी विटलसी के द्वारा। फिर अगला है विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का लगभग 11% भाग कृषि योग्य है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत आधारित है तुलनात्मक लाभ पर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक लाभ पर। फिर अगला है विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीन। फिर है यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है। तो यूक्रेन में जो है मुख्यतः गेहूं उगाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की गेहूं पेटी यानी व्हीट बेल्ट कहाँ पाई जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की व्हीट बेल्ट पाई जाती है बड़े मैदान में। फिर अगला है गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में क्या उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। फिर अगला है विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो विश्व में गेहूं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ पे उगाया जाता है?
तो भारत में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, लेकिन उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा चीन में होता है। फिर अगला है, संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की खेती में होता है? तो सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत तो इसमें जो है, इसमें से धान को होती है, लेकिन सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग पूरे संसार में गेहूं की फसल के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। फिर अगला है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु। फिर अगला है, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में चावल उगाया जाता है। फिर अगला है, विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? तो चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है चीन, फिर है भारत, और फिर है इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। फिर अगला है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपजाऊ चिकनी मिट्टी। फिर अगला है, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। तो मक्का उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर टॉप देश है यूएसए, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना। फिर है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो मक्का की पेटी कहाँ पाई जाती है? यूएसए में। मक्का की पेटी यानी कॉर्न बेल्ट जो है यूएसए में पाई जाती है। फिर अगला है, किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो मक्का का जन्म स्थान माना जाता है मध्य अमेरिका को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सबसे ज़्यादा है हवाई द्वीप पर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता? तो चावल, कपास और चाय, इन सबका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। गन्ने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। गन्ने से चीनी बना करके फिर उसका व्यापार किया जाता है, लेकिन गन्ने का नहीं होता। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर। इसकी खेती केवल उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। फिर अगला है, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं रूस और फ्रांस। अगला है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता कौन है? तो नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इंडोनेशिया में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है चाइना में। अगला है, चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि कहाँ विकसित हुई? तो डैपाग विधि ये विकसित हुई थी फिलीपींस में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो उलंग जो कि चाय की एक बहुत अच्छी किस्म है, और ये जो है कहाँ पैदा होती है? तो ये ताइवान में। फिर अगला है, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में चाय कहाँ उगाया जाता है? चीन में। फिर अगला है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है मानसूनी जलवायु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो चाय की खेती के लिए आवश्यक कारक है इसमें से पर्वतीय ढाल जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक कारक है। फिर अगला है, कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है। तो कहवा के उत्पादन में सबसे टॉप पर है ब्राज़ील, फिर है वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फजेंडा क्या है? तो फजेंडा जो है ये ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में कहवा के बागान। फिर अगला है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा जो कि कॉफ़ी की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, और ये कहाँ पे उगाई जाती है? तो ये यमन में उगाई जाती है। फिर अगला है, रोबस्टा किस फसल का एक प्रकार है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? तो रोबस्टा ये जो है किसका प्रकार है? तो ये कॉफ़ी का एक प्रकार है, और ये कहाँ? ये अफ्रीका में उत्पन्न होता है। फिर अगला है, ब्राज़ील में कहवा के अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी जो है किस कारण से अधिक उत्पादन होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरा रोसा मृदा वहाँ पे पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पे कॉफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। फिर अगला है, कहवा किस जलवायु की उपज है? तो कहवा जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपज है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो कोको उत्पादन में टॉप पर है आइवरी कोस्ट, फिर है घाना, फिर इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है?
तो कपास उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है चीन, फिर दूसरे नंबर पे भारत, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान। फिर अगला है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कपास किस देश में उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। फिर अगला है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है लंबे रेशे के कपास का यूएसए। फिर अगला है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है यूएसए। फिर है अगला, एस्माउनी निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? तो एस्माउनी ये जो है कपास की एक प्रजाति होती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस प्रकार की फसल की सर्वाधिक खेती की जाती है? तो विश्व के लावा निर्मित मैदानों में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है कपास की। फिर अगला है, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो भारतीय कपास जो है ये छोटे रेशे की कपास होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, छोटे रेशे की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास कहाँ पैदा होती है? तो सागर द्वीपीय कपास जो कि सबसे उत्तम किस्म की कपास होती है और ये पैदा होती है बारबाडोस में। फिर अगला है, जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो जूट उत्पादन में नंबर 1 पर भारत है, फिर बांग्लादेश है, फिर चाइना। फिर अगला है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मैदान। फिर अगला है, प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो प्राकृतिक रबर जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है थाईलैंड में, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर चौथे नंबर पर भारत है। फिर अगला है, विश्व में कृत्रिम रबर का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो कृत्रिम रबर जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। फिर अगला है, रबर के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं? तो रबर के बागान जो है मुख्यतः पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक देश है चाइना। फिर अगला है, विश्व में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। फिर अगला है, इजमिर की घाटी जो कि अफीम के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे है? तो इजमिर की घाटी ये है टर्की में और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम के लिए। फिर अगला है, विश्व में आलू का सर्वाधिक उत्पादक देश? तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। अगला है, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? तो अंगूर का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। फिर नेक्स्ट है, जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो जैतून जो है काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में कहाँ पे उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, स्पेन में। फिर अगला क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती की जाती है कहाँ पे? तो फल और सब्जियों के निर्यात के लिए खेती कहाँ पे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड में। फिर अगला है, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत। फिर अगला है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? अपना भारत। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में? तो विश्व में है नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में कौन है? तो भारत में है एम.एस. स्वामीनाथन। फिर अगला है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो भारत जो है किस चीज़ का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है? तो राइट आंसर देगा ऑप्शन डी, दालों का। फिर अगला क्वेश्चन है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली जो है ये प्रमुख फसल है गैम्बिया की। फिर दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न फसलों में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? तो विश्व में खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली 3 फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, चावल और मक्का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।